है गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड। जो थीम और मोटो है हमारे चैनल का वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोस्ट वेलेबल वेलकम इन अवर चैनल। हाईलाइट ऑफ द सेशंस की अगर बात करें तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान मीन्स टू से जो 5 आपके नेशनल पार्क है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है। बात करें इस वीडियो के अंतर्गत और हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स टू से नीति आयोग, जिसके कि आपके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और पंचवर्षीय योजना को बंद कर करके अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टार्ट हो चुका है। सो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आगामी राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और आपका राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसे जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो जब भी आपका पटवारी का एग्जाम कंडक्ट होगा, जब तक हम 50, मेरा टारगेट है 50 लाइव टेस्ट आपके साथ साझा कर सकूं। सो आज 50 में से 15th जो लाइव टेस्ट है वो मैं आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं। हमारा एकेडमी इसमें प्रयासरत है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए और इस लॉकडाउन के अंतर्गत उन्हें खुद को एग्जामिन करने का, खुद को मूल्यांकन करने का मौका दीजिए। सो ज़्यादा समय न लेते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, राजा राम मोहन राय, बी नाना साहब, थर्ड ए.ओ. ह्यूम और फोर्थ स्वामी विवेकानंद। तो खुद सोचिए, विचारिए। और अगर पिक्चर स्क्यू में थोड़ा सा भी आपको जब आप एनसीईआरटी पढ़ते थे 6, 7, 8, 9, 10 के अंतर्गत, तो आपने अगर ये पिक्चर स्क्यू आपको थोड़ा सा भी कुछ याद दिला रहा हो तो मैं बात करता हूँ इसका करेक्ट आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय की अगर यहाँ पर बात आई है तो इनका जन्म हुआ था आपका 22 मई। ठीक है, 22 मई 1772 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और बात करें अब 1772 यहाँ पर आया है, मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा आगे चले तो 1764 आता है। लिंक कर करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो 1764 में आपका हुआ था बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध मीर कासिम और नवाब के जो महाराजा थे, नवाब थे सिराज उद्दौला, इन दोनों मिलकर के EIC मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई करी थी। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध जिसमें कि जीत किसकी हुई थी? EIC की हुई थी। किसकी हुई थी? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 के अंतर्गत भारत के अंतर आई थी। तो इससे आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और अगर लिंक की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, कब? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अब डिटेल में हम चलते हैं, तो डिटेल में हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं और राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए सारे नोट्स को, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो बात करें राजा राम मोहन जी का जन्म आपका 1772 को हुआ और ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और कब करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने? जो कि करी थी 20 अगस्त 1828। ठीक है, तो 15 साल की उम्र से उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। बात करें ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बात करें तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जातीय तंत्र को खत्म करने के लिए अभियान चलाए और समाज सुधारक के रूप में इन्होंने कई कार्य किए। तो एक बार फिर सुनिए, सती प्रथा, बाल विवाह, जातीय तंत्र को इन्होंने खत्म करने के लिए वर्क किया और ऐसे समाज सुधारक के रूप में, आधुनिक पुरुष के रूप में ये जाने जाने लगे। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइम आपको मैं देता हूं, टाइम स्टार्ट नाउ। सो डिक के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस आपके सामने, महाराजा ईश्वर सिंह, सेकंड भवानी सिंह, थर्ड महाराजा सूरजमल, फोर्थ ऑप्शन जय सिंह द्वितीय ने। तो खुद को एग्जामिन करिए और फटाक से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बात आई है डियर फ्रेंड्स डीग महलों की। तो डीग महल आपके कहाँ पर है? डीग महल आपके भरतपुर के अंतर्गत आते हैं। डीग का किला कहाँ पर? भरतपुर में। और इसका जो निर्माण कराया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल। ठीक है, किसने? महाराजा सूरजमल ने। अब बात आई है भरतपुर की। तो भरतपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का
पूर्वी द्वार कहा जाता है। बात करें तो ये जो भरतपुर है आपका, ये पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य यहाँ पर है। और बात करें और भरतपुर की तो 4 जून 2015, क्या 4 जून 2005 को 7वां संभाग राजस्थान का ये बना। नवीनतम 7वां संभाग जो बना 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग के तौर पर अपनाया गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, भरतपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डीग किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1730 में करवाया था। यह किला डीग शहर में स्थित है, जो जाट राजाओं की पूर्वी राजधानी था। किले का केंद्रीय बुर्ज एक बुलंद ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या आया, 1730 आया है। तो बात करें थोड़ा सा 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था। और आगे मैं बताऊं तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और आगे चले डियर फ्रेंड्स तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसमें लॉर्ड जो क्लाइव थे वो दोहरा शासन किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करा करें। मूव करते हैं आगे। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए झाड़ोल, सेकंड मुकुंदगढ़, थर्ड बूंदी, फोर्थ बीकानेर। अगर आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटीज अगर पढ़ी है, कहीं आपने प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी पढ़ी है, तो ये पिक्चर अवश्य देखा होगा। सो बात करें डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर स्क्यू के अंतर्गत आप अच्छे से देख सकते हैं। बात आई है बूंदी की, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान की काशी कहा जाता है। बात करें बूंदी शहर की जो स्थापना है, तो बूंदा मीणा ने इसकी स्थापना करी थी। और आगे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, 84 खंभों की छतरी एक बरामदा है जो 84 खंभों पर स्थित है। इसे राव अनिरुद्ध सिंह ने 1740 में नर्स परिचारिका देवा द्वारा की गई सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ठीक है, यह संरचना एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है, जो कि आप पीछे स्लाइड्स पर देख चुके हैं। इसमें 2 मंजिलें। इस बरामदे को पूजा स्थल व एक सम्मान स्मारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये तो रहा मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बात करें तो अनिरुद्ध सिंह ने, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद क्या रखना है, अनिरुद्ध सिंह द्वारा 1740 ईस्वी में। बात करें 1740 से अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर से बताया था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। वहीं से पूरे अंग्रेज हावी हो जाते हैं भारत को लूटने के लिए, जब वो जीत जाते हैं। बात आई है 1764 में फिर से वो आक्रमण करते हैं। मीर कासिम और नवाज शुद्दौला, जो कि आपके बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो 1764 में कौन सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध। 1773 में क्या होता है आपका? रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड क्लाइव के दौरान। ठीक है, जब यहाँ पर दोहरा शासन चलता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान तो लॉर्ड क्लाइव को रखा, मतलब भारत के ऊपर एक नेता के रूप में रखे रहते हैं, और बंगाल का जो पूरा शासन है वो आपके मीर कासिम और सिराजुद्दौला संभालने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच मतभेद हो जाता है, उसी के वजह से 1764 में एक आपका युद्ध होता है बक्सर का, और 1773 में फिर जब ये मैनेजमेंट जब प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। होप यू लाइक इट। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसे लाइक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप कौन देता है? ऑप्शंस आपके सामने, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, थर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा, फोर्थ संसद द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, एक मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म याद आ रही है कि जो संसद है वो किस आर्टिकल के तहत भारत में बनी हुई है? तो 7-9 संसद, संसद 7 और 9 संसद। ठीक है, तो ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करते हैं, तो क्या पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव को अंतरिम रूप आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आप और बात करें तो अब आया है आपका पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम
बार, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक प्रस्तावित थी। बीच 2015 में ही एक प्रकार से इसे मूर्त रूप दे दिया गया, मीन्स टू से खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पर जो क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना से तो बनने के चांस कम बनते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस बनने हैं वो कहाँ से बनने हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। तो नीति आयोग, कहने का मतलब है कि 2015 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जो कि एक निर्णायक मंडल और थिंक टैंक के रूप में वर्क करता है, पूरी पंचवर्षीय योजना का एडवांस फॉर्म या मॉडिफाइड कह सकते हैं, उसका मॉडिफाइड रूप ही आपका क्या है, नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री जी, मतलब कि प्रधानमंत्री होते हैं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो न्यू दिल्ली में है, और बात करें इसके जो सीईओ है वो अमिताभ कांत, ठीक है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में, मीन्स टू से निर्णायक मंडल के रूप में सेवाएं देता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाती है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन कैसे आता है कि नेशनल, नीति में टी का मतलब क्या है, मीन्स टू से व्हाट्स टी रिफर्स, तो ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। और बात करूँ तो यहाँ पर आई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंस्टीट्यूशंस। इस तरह से क्वेश्चंस वहाँ पर बनता है। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और बात करें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शंस आपके सामने, 1, सेकंड में 4, थर्ड में 2, फोर्थ में 3। बात आई है थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 2017 और 18 के हिसाब से अगर इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो सोचिए विचारिए, एंड देन कमेंट सेक्शन में आपको आंसर तो देना ही है। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है, तो मैं आंसर अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। जब तक आप सोच विचार करके सोच सकते हैं, सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर वाइल्ड सेंचुरीज हैं उनके बारे में आप सोचते रहे, जब तक मैं आपको क्या बताता हूँ। आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके क्या है नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 टर्म है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें मानव की जो एक्टिविटीज़ या मानव की जो गतिविधियां होती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। किसमें? नेशनल पार्क में, ठीक है। नेशनल पार्क के अंदर मानव की एक्टिविटीज़ या मानव की गतिविधियां की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बाकायदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो जहाँ पर क्या एनिमल कंजर्वेशन के तौर पर इन्हें बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन से, बंद बारेटा भरतपुर में है, चंबल नदी के आसपास वाला पूरा क्षेत्र सरकार के द्वारा फॉरेस्ट विभाग जो होता है उसके द्वारा बनाया हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कुंभलगढ़ में आप याद रख सकते हैं, बेसरोडगढ़, इस तरह से सो मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जहाँ पर क्या पशु पक्षियों के चारण विचरने और ग्रो करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मानव की एक्टिविटीज़ को भी परमिट कर दिया जाता है, पर नेशनल पार्क इस ह्यूमन के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, मतलब कि प्रतिबंधित होता है, वहाँ पर मानव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी, एडवांस और एडिशनल फीचर मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। पर विशेष ध्यान रखें 2017-18, आज की अगर हम बात करते हैं मीन्स टू से 19 से 20 की, तो यही संख्या बढ़ करके 5 हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। मुकंदरा हिल्स, जो कि आपकी दर्रा, कोटा और झालावाड़ के मध्य में पहाड़ी अरावली की श्रृंखला है, वहाँ पर ये उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर हीरामन तोता पाया जाता है, ठीक है, इतना आप विशेष ध्यान रखें। मरु उद्यान आपका जैसलमेर, जहाँ पर आपका डेजर्ट है। बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नेशनल पार्क पूरा भरतपुर के अंतर्गत आता है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में आता है, ठीक है। सरिस्का आपका अलवर के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का लाइव टेस्ट 15 के अंतर्गत। तो राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, नीम, सेकंड प्लास, थर्ड खेजड़ी, फोर्थ पारस पीपल।
तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो फटाक से खुद को एग्जामिन कीजिए, आज तक अगर पढ़ा हो तो फटाक से टिक करिए और आगे बढ़िए। वहाँ पर इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप इतना सोचें विचारें। और मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, अगर पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत आप अगर पढ़ाई का रूटीन तोड़ देते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो भी हम वर्क 21 दिन तक नहीं करते हैं या रेगुलर 21 दिन तक कोई वर्क करते हैं तो हमारी आदत उसी वर्क को करने की हो जाती है। मान लो कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और 21 दिन आप रेगुलर कीप इन टच में नहीं हो स्टडी के, तो आपको ये वीडियो देखने में प्रॉब्लम जरूर आएगी। सो इस रूटीन को आपको नहीं तोड़ना है, आपको रूटीन बनाना है। चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, पर डेली रूटीन में आप पढ़ते रहें। सो अपनी जो तैयारी है उसे एग्जामिन करने के लिए इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो कि राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट, इवन दो राजस्थान की जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने हैं बाकी हैं, कहीं ना कहीं जीके में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, मददगार रहने वाला है। सो मूव करते हैं इसके आंसर की। तो प्लास का वृक्ष, और साथियों प्लास मतलब एक प्रकार से आपने सुना है क्या, ये क्या है? केवड़े, केवड़िया तो है ये, मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, ये आपके और अपने हाड़ोती राजस्थान में तो इसको बोला जाता है खाकरे का पेड़। क्या? खाकरा, ठीक है। तो एक केवड़े ही है जो कि आपके जब भी क्या आती है, होली या फिर धुलंडी आती है उस टाइम पे, पहले जब हम छोटे थे उस टाइम पे इसके कलर का भी खूब आनंद और लिए हमने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल की ज्वाला, आपका प्लास का पेड़। बात करें इसके थैंक्स, तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आप इसे प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, पर्टिकुलर मेरे चैनल के लिए। मैं जब भी वीडियो लाऊं आपका और लाइव टेस्ट लेकर आऊँ, नेक्स्ट 16वां जब मैं लेकर आऊँगा तो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, ठीक है। सो थैंक्स, इसी तरह से बने रहिएगा। बात करते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। कोविड-19 जो प्रगढ़ रूप से आगे बढ़ रहा है भारत में भी, सो विशेष ध्यान रखें। आपका आइसोलेशन, आपका क्वारंटीन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला है, समझदार हो तो इसी तरह से घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ और एक नया अंजाम दीजिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 16वें लाइव टेस्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कीप पेस विद द अन एग्जाम गाइड।